सेकेंड जो था वो था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये काफी विस्तार पूर्वक बताया गया, ये विस्तार पूर्वक बताया गया। और सबसे विस्तार में देख सकते हो 2 क्लास में यही चला है। कौन सा? ये चला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण था। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन ये। अब हम देखेंगे इसमें जो बस बेस्ट इंपॉर्टेंट है, बस नाम खाली जानना है, ये है चार्जिंग बाय हार्मोनिक इमिशन। हार्मोनिक इमिशन, तो इसमें कुछ खास नहीं। इसमें यह है कि हम लोगों ने देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया गया, फ्रिक्शनली चार्ज किया गया, तो उस फ्रिक्शनल चार्ज में क्या हुआ? जब हम दोनों को रब किए तो दोनों के बीच में क्या हीट एनर्जी डेवलप हुआ। और उस हीट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिट हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब नेचुरली फिर मन में सवाल होता है कि ठीक है, हीट एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो अगर मान लो कोई मेटल ले लें, क्यों मेटल क्यों लेंगे? क्योंकि मेटल में चार्ज मूवेबल होता है और वहां से चार्ज को निकालना आसान होगा। तो मेटल ले लें और इस मेटल को हीट करना शुरू करें। तो क्या पॉसिबल है इससे कि इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकल के बाहर निकल जाए? हाँ, ये पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये काम होता है। मतलब उस टेम्परेचर पे हो सकता है मेटल अपना स्टेट चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, उस स्टेट में काम होगा, तो उस स्टेट में होगा। लेकिन ये जो है तरीका, ये सिंपली तुम फ्रिक्शन जैसा नहीं कर सकते हो कि हाँ दो, मान लो कोई मेटल ऑब्जेक्ट लिया, उसको गैस पे कढ़ाई में चढ़ाए और उस पर इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा? हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। तो एक इस तरीके से भी हम चार्जिंग कर सकते हैं क्या, कि एक मेटल ले लें और उस मेटल को हीट करना शुरू करें। और क्या होना चाहिए? हीट होना चाहिए काफी हाई हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा। तो जब हाई अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा तो हीट क्या होगा, इस पूरे मेटल को मिलेगा, इस पूरे मेटल में इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर वो हीट एनर्जी मिला, उससे क्या होगा, इससे इसमें इसका घूमना, इसका मूवमेंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि इस सरफेस को छोड़ के चला जाए। इस सरफेस को छोड़ के जाने के लिए, मतलब इसको हवा में आने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होता है ना। तो उतनी हीट एनर्जी नॉर्मली हम अपने घर में, लैब में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होता है। इसलिए इस मेथड को हम इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, इस मेथड के लिए एडवांस लेवल उसे पढ़ा जाता है। तो इसमें हम सिंपली लिखेंगे कि when the metal is heated at high temperature, then some electrons of metal are ejected. Then some electrons of metal are ejected, and the metal becomes positively charged। तो ये भी एक तरीका है, कंडक्टर को चार्ज करने का। ये भी एक तरीका कंडक्टर को चार्ज करने का। समझ में आया? यस तो बस इसमें इतना ही जानना है, इसमें और एक्स्ट्रा नहीं जानना। ये आगे जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, उसमें बताया जाता है ये कैसे किस तरीके से किया जाता है। तो ये एक तरीका ये हो गया। फिर एक इसमें दूसरा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू चार्ज करना। हटाएं इसको, नो सर, इसको हटाएं। नो सर। आवाज आने रही, फिर हटाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फिफ्थ तरीका है वो है चार्जिंग बाय
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इसमें क्या होगा कि अगेन इसमें भी कंडक्टर या मेटल ही लिया जाएगा। इसमें भी क्या लिया जाएगा, कंडक्टर कह लो या मेटल कह लो, और इस कंडक्टर के सरफेस पे, इस कंडक्टर के सरफेस पे लाइट रेज इंसिडेंट कराई जाएगी, लाइट रे इंसिडेंट कराई जाएगी, और उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी होगी काफी हाई होती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। अब लाइट रे वहां पे इंसिडेंट करता है, और वहां पे पढ़े हुए केमिस्ट्री में यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट को माना जाता है स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन, बंडल ऑफ फोटोन, पैकेट ऑफ फोटोन होते हैं, उसके फॉर्म में लाइट चल रहा होता है, और हर एक में एनर्जी जो होती है वो E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है। एच जहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक एनर्जी। अब इसी के फॉर्म में मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है। अब ये क्या होता है कि इस एनर्जी को लेके, मान लो एनर्जी काफी ज्यादा हो जाता है, तो इस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर देता है, निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो एक तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं कि when light of sufficiently high frequency is incident on metal surface, then some electrons get ejected and metal becomes positively charged। एक ये तरीका है। ठीक, Yes, sir. हटाए इसको। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब फाइनल आखिरी जो बच गया वो है 6th तरीका, चार्जिंग थ्रू फील्ड एमिशन। अब देख लो होता क्या है कि मान लो ये कंडक्टर अब इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बंधा हुआ होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। अब इसके बगल में एक हम पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट बना दिए, ये है हाईली चार्ज, मतलब बहुत चार्ज है इसमें, जितना कि तुम सोच नहीं सकते हो। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है अपने आसपास इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट करता है, जिस स्पेस का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से यहाँ से एरो निकालते हैं और दिखाते हैं, यहाँ से इस तरीके से एरो निकालते हैं और दिखाते हैं, यहाँ से ऐसे एरो निकालेंगे ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से ये एरो निकालेंगे ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से एरो निकालेंगे दिखाएंगे। यही है फील्ड लाइंस। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे क्योंकि ये आ गया तो बताते रहे। अब जितना अधिक हाईली चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे फील्ड लाइन डेंस होगा। अब इसको बेसिक वही समझो कि जितना अधिक ये हाई चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफी हाईली कंसंट्रेटेड होगा, और उस केस में यहाँ पे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज में कौन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसका अपना एटम का न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज,
इस एटम के न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ये इसको इधर खींच रहा होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको खींच रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा इस इलेक्ट्रॉन पे और भी जो इस मटेरियल का अपना बॉन्डिंग केमिकल फोर्स वो सब लग रहा होता है, उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब हम क्या करें कि इस इलेक्ट्रॉन पे इसमें अपने न्यूक्लियस के कारण प्लस जो केमिकल एनर्जी है, उस सब के कारण प्लस केमिकल एनर्जी है उस सब के कारण भी जो फोर्स लग रहा होता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स उससे बहुत ज्यादा हो जाए, मच मच ग्रेटर देन हो जाए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके पास लिया चला आएगा, और इस केस में भी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि when electric field of large magnitude is applied near the metal surface, then some electrons comes out from the metal surface and hence metal gets positively charged। अब देख सकते हो कि जो मैंने तरीका 4th, 5th और 6th बताया, इसका इजीली लैब सेटअप नहीं हो पाता है। मतलब लैब में तुम उतनी हीट एनर्जी, नॉर्मल जो स्कूल का लैब या कॉलेज का लैब होता है उसमें उतनी हीट एनर्जी नहीं दे पाते हैं हम, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक वाला वो नहीं कर पाते हैं, या जो इतना हाई फील्ड हम उसको नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये जो होता है ये बिल्कुल कॉमर्शियल जो होता है ना, जहाँ चार्जिंग करना होता है, कैपेसिटर बनाना होता है, उन सब जगहों पे इस तरीके को अपनाया जाता है। तो ये मेनली जो इंजीनियरिंग या जो इस फील्ड में जाता है, वही कैपेसिटर बनाने वाले की फील्ड में जाता है, वहाँ पे इस तरीके को काफी डिटेल में पढ़ना होता है। तो बस इसका केवल मैंने एक बेसिक इंट्रो जानना है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए उसमें अगर इसका जिक्र हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं, उसके साथ बता दिया गया है। और मेनली तुमको वही जो है फर्स्ट वाला तरीका कौन सा, फ्रिक्शन से चार्जिंग, कंडक्शन से चार्जिंग और इंडक्शन से चार्जिंग, उसको मेनली समझना है, क्योंकि तो आगे अगर कुछ एप्लीकेशन आता भी है तो मेनली उसका एप्लीकेशन आएगा। ये जो तरीका है 4th, 5th, ये बस उसके लिए बता दिया गया कि इनकेस कई बार एम्स में अब तो एम्स मीट में ही आ गया है, जिपमर वगैरह में इस सब में कई बार क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा गया है, उससे बताया गया। कौन सा वाला, एक मिनट, मानसी कौन सा वाला अभी जो बताया वो वाला? सर यही वाला, यस सर, चार्जिंग थ्रू फील्ड में। हाँ, तो चार्जिंग थ्रू फील्ड हमेशा देखो होता क्या है ना कि समझिए उसको, मान लो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, अब अगेन क्या करो, इसमें से एक एटम को निकाल लो बाहर, तो एटम का न्यूक्लियस होगा, जो एटम है उस एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और कंडक्टर में वैसे ही क्या होता है, जो आउटर सबसे दूर वाला, सबसे न्यूक्लियस से दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर इसका उतना अच्छा पकड़ या उतना अच्छा इसका बाउंडेशन नहीं होता है, तो कभी जंप करके इस एटम में, इसके बगल वाले एटम में, इसके बगल वाले एटम में करते करते ये पूरे मटेरियल में घूम रहा होता है। अब क्या करो कि इसी मटेरियल के पास में तुम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाओ जिसपे बहुत चार्ज है, मान लो कितना है, 10 की पावर 100 ऐसे कूलम करके चार्ज है, बहुत, इतना तुम सोच नहीं सकते हो, ब्लैक होल टाइप का चीज है इतना, इस तरीके का। तो जब ये हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाया जाएगा, तो ये जो हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लें बोलते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये बिना कांटेक्ट के एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लगाते हैं,
मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं। वो क्यों मारते हैं? उसका कारण ये होता है कि हर एक चार्ज अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है, एक जगह होता है, उसका स्पेस होता है, उस स्पेस में वो कुछ फेंकता है, समझो कुछ इनविजिबल चीज फेंकता है, और वो जो इनविजिबल चीज होती है ना, उसी का नाम होता है फील्ड, है ना, फील्ड। और उस फील्ड को विजिबल हम लोग पढ़ते हैं, उस फील्ड को विजुअल पढ़ते हैं एरो से, कि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से बहुत सारा फील्ड लाइन ऐसे निकलना होगा, ऐसे करके फील्ड निकलना होगा। और ये फील्ड क्या शुरू करता है? जितना अधिक डेंस फील्ड लाइन होगा, मतलब मान लो कोई फील्ड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल काफी डेंसली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि इसकी ताकत ज्यादा है और इसकी ताकत कम है। मतलब फील्ड स्ट्रेंथ को हम ग्राफिकली फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज कितना है, जिस पे जितना अधिक चार्ज उसकी फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो अगर ये काफी हाईली ऑब्जेक्ट है तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अब ये सिंपली समझ लो, जब इसको पास में लाओगे तो जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पैरेंट एटम से लूजली बॉन्डेड है, जो पूरे मटेरियल में घूम रहे हैं, और मटेरियल में जो और जो फोर्स होता है उसका, बाकी जो चीज हुआ उसका फोर्स, केमिकल फोर्स, उसकी वजह से जो बॉन्डेड है, उससे अगर अधिक फोर्स लग जाए, मतलब इतना अधिक फोर्स लग जाए कि यहाँ जो भी इसको ताकत लगा रहा है, मान लो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर रहने के लिए अगर मान लो कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये जो आ गया इस पे 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, तो नेचुरली क्या है? 1 लाख न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींचने लगा, तो नेचुरली क्या है? ये इस मटेरियल को छोड़ के जंप करके ये क्या हो जाएगा? ये इसके पास आके चिपक जाएगा। अब ये इसके पास आके चिपक गया तो इस पूरे में पहले क्या था? न्यूट्रल था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जंप करके आएंगे उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी को ये बोला जाता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट, किसी कंडक्टर के आसपास कोई ऐसा मटेरियल तुम डाल दो जिसमें हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल क्या करता है? काफी हाई स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो पास वाले कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है अपने सरफेस पे, और इस तरीके से हम चार्ज कर देते हैं कंडक्टर को। तो यही तरीका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन, चार्जिंग बाय फील्ड एमिशन। अब समझ में आया? ओके, तो चार्जिंग का प्रोसेस जो था टोटल टॉपिक एंड हुआ, यहीं पे चार्जिंग का प्रोसेस एंड हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग खत्म करते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो इंट्रो वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी हम जो वीडियो में डाल रहे थे वो इंट्रो वाला पार्ट था, है ना? हाँ, अब जो हम डाल रहे थे वो केवल इंट्रो वाला पार्ट था, इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। अब हम डालेंगे नेक्स्ट में। इंट्रो वाले पार्ट में क्या था? इंट्रो वाला पार्ट में था चार्ज क्या था वो, और किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाए, यही पार्ट था ना, चार्ज कैसे किया जाए, ये था। अब जो हम देखेंगे, जो चार्ज हो गया, चार्ज कैसे किया जान गए, अब देखेंगे कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आई थिंक वो अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद कूलम्स लॉ पर आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा मेन मैथमेटिकल पार्ट से स्टार्ट होगा। तो अभी तो मोर एंड मोर थ्योरेटिकली चल रहा है, उतना मैथमेटिकल नहीं है। कूलम्स लॉ से असली इलेक्ट्रोस्टैट जो है अपने फॉर्म में आ जाएगा। और अभी कूलम्ब लॉ शुरू होने में 1-2 दिन बाकी है, तो कम से कम तुम लोग ये चैप्टर जो है ना, वेक्टर नाम का एक चैप्टर होगा, उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वेक्टर को रिवाइज कर लोगे एंड वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज कर लोगे, स्पेशली उसमें वर्क एनर्जी पावर में जो एनर्जी वाला पोर्शन था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब रिवाइज कर लोगे। पोटेंशियल एनर्जी को रिवाइज कर लोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की और वेक्टर की इसमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आप आज के क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए होगा क्या तुम लोग को? यस सर। क्यों यहाँ नहीं लिख पाते हो? थोड़ा सा छूट गया है नोट करना। अच्छा ठीक है, कई बार हम वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करना भूल जाते हैं, और किसी ने अपलोड कर देते हैं, तो मैं भी हो सकता है किसी ने अपलोड नहीं किए होंगे, तो फिर हम वही चेक करके अपलोड करते हैं। सर ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मतलब?
तो कल क्लास होगा? हाँ यस सर, नहीं कल खड़ा कल पड़ नहीं होगा, कल नहीं होगा। ये चैप- चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं है तो कौन सा लगेगा भाई? चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बना है? अब इसमें यही सब तो है। सर सबसे काफी इंटरेस्टिंग जल्दी चैप्टर ऐसे तो ही यही होता लग है। रहा है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से 12 जो है ना 11 से आसान है वो। 12 जो है ये बोला जाता है 11 से आसान है, और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस कंपटीशन एग्जाम में 12 से ज्यादा रहता है, मतलब 12 से कह लो 60% पोर्शन तक रहता है, और 11 जो रहता है तुम्हारा वो 40% के आसपास रहता है, और उसमें ये चैप्टर जो है काफी आसान माना जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल आएगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा। है ना, देखो ये कंसेप्ट तो नया है, इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। 11th में जो मैकेनिक्स बारे पढ़ते हो, पहले से पढ़ चुके होते हो, इससे लगता है कि ये तो बिल्कुल नई चीज है। यस सर कर लेंगे कल से इंटरेस्टिंग। हाँ, ठीक है। तो देखो उज्जवल बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाप रे ठीक है। और उज्जवल इसमें लगता है काफी पढ़ाई कर रहा है, काफी वो जवाब भी देता है, क्वेश्चन आंसर भी करता है, काफी पुरानी चीज याद रखे हुए है, मतलब उज्जवल काफी फॉर्म में है इस बार लगता है वो एकदम फोड़ डालेगा। चलो कोई नहीं, क्लास यहीं पेंट करते हैं, कल क्लास नहीं होगी, परसों से क्लास होगी। ओके चलो फिर।